हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल है। इसके ऊपर नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अच्छे नंबर लाने में। तो हम लोग पूरी की पूरी आज उन सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे और एक एक करके इन कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा एकदम बिल्डअप हो जाए। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जितने भी टर्मोलॉजी है जो हमारे बेसिक क्वेश्चन में दिए जाते हैं और जिस टर्म को अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इजी हो जाता है हमें समझने में। और जब लैंग्वेज हम समझ जाते हैं तो एक रफ डायग्राम बना लेंगे और फिर हमारा इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें या तो सर्किट देगा क्वेश्चन में, नहीं तो कभी कभी खुद से बनाना पड़ेगा। तो जब खुद से बनाना होगा तब हमें इन सारे टर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ पाइएगा। टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले हम ये पे बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हमें बनाना होगा तो क्या चाहिए। जब भी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में जो यूज करते हैं उसमें पहला है अपना सर्किट एलिमेंट और दूसरा होगा वायर। आप क्लास 9th में 10th में अगर किन्हीं के सिलेबस में 9th में अगर होगा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना तब, नहीं तो लगभग हर बोर्ड और हर स्कूल लेवल पे क्लास 8 10th में जरूर इलेक्ट्रिक सर्किट के विषय में थोड़ा बहुत डायग्राम हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आपको या तो सर्किट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिलेगा या कोई एक सर्किट एलिमेंट होगा और उसको हम लोग ज्वाइन किए होंगे वायर से। लेकिन हम वहां पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान नहीं देते हो? अगर वायर के विषय में हम बोले कि सर वायर क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जो भी हम लोग सर्किट का एनालिसिस करते हैं अपने फिजिक्स के अंदर, उसमें हम वायर को मानते हैं आइडियल कंडक्टर। क्या मानते हैं वायर को? आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर? आइडियल कंडक्टर का मतलब हुआ कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0। क्यों? रियल में ऐसा होता है? नहीं। रियल में जब आप जाओगे तो वायर का रेजिस्टेंस 0.01 ओम या इससे भी कम होता है और जो अपना सर्किट एलिमेंट होता है तो उसका रेजिस्टेंस लगभग हम लोग 1000 और उससे भी ज्यादा लेकर काम करते हैं। उसके तुलना में 0.0 ओम बहुत कम होता है, इसलिए सर्किट एनालिसिस के दौरान हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं और आइडियल कंडक्टर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। इससे दो फायदे हो जाते हैं। पहला कि सर्किट का एनालिसिस इजी हो गया और जहां भी हम वायर यूज करेंगे वहां पे हमें रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता, उससे हमारा काम बहुत टीडियस हो जाता। लेकिन जब हम आइडियल मान लिए तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में एज्यूम ही नहीं करेंगे और हमारा सर्किट एनालिसिस इजी हो जाएगा। अब बात आता है सर कि हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं सर्किट एलिमेंट को, तो सर्किट एलिमेंट क्या है? तो हम सर्किट एलिमेंट को दो पार्ट में देखते हैं कि सर्किट एलिमेंट में भी दो टाइप के आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट एलिमेंट देखने को मिलेगा। एक वैसा जो या तो एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा या एनर्जी को डेसिपेट कर रहा होगा। वह सभी एलिमेंट जो एनर्जी को डेसिपेट कर दे या स्टोर कर ले, उसको हम लोगों ने बोला कि सर्किट एलिमेंट में इसका हम नाम देंगे पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या नाम देंगे हम लोग? पैसिव एलिमेंट। और कुछ ऐसे आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो सर्किट में या तो पावर
और नहीं तो एनर्जी सप्लाई करते हैं। इनका हम लोगों ने नाम दिया एक्टिव एलिमेंट। हम लोगों ने क्या नाम दिया इसको? एक्टिव एलिमेंट। तो एक्चुअली में सर्किट एलिमेंट टू टाइप्स के होंगे, एक तो एक्टिव एलिमेंट होगा, दूसरा पैसिव एलिमेंट। अब ये एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट कहने से आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन नहीं बन रहा होगा, लेकिन अब बनेगा। मेरे कहने का मतलब है जो एनर्जी स्टोर करेगा वह होता है आपका कैपेसिटर या होगा इंडक्टर। ये कैपेसिटर और इंडक्टर का सिंबल है। हम लोग जब कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे वहां पे कैपेसिटर का सिंबल ऐसा बनाएंगे, इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर का सिंबल इस टाइप से बनाएंगे और वहां पे डिटेल करेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अपन को पढ़ना है रेजिस्टिव सर्किट, और रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं। तो देखें हम पाते क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो ये तीनों एलिमेंट किस में आते हैं? पैसिव एलिमेंट में। और अगर एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो सर्किट में एनर्जी हम लोग सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं बैटरी का या सेल का, या हम लोग यूज कर सकते हैं किसी जनरेटर का। तो ये तीनों के तीनों कहलाते हैं अपना एक्टिव एलिमेंट। तो हम लिखेंगे एक्टिव एलिमेंट में क्या होगा? या तो अपना कोई सेल होगा या बैटरी होगा। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। ये बैटरी होगा। या क्या होता है? जनरेटर होता है। या क्या होता है जी? जनरेटर होता है। तो हमें इस बात का क्लियर एकदम नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सर्किट में अगर बैटरी या कोई सेल यूज होता है तो हम उसे एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, और अगर रेजिस्टेंस यूज किया गया है तो हम उसे पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, या कैपेसिटर दिख जाए या इंडक्टर दिख जाए। रेजिस्टेंस को हम लोग R से दिखाते हैं, उसी टाइप से कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं और उसे C से दिखाते हैं। इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं और उसे L से दिखाते हैं। अब आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि अगर कोई हमें बोले कि एक्टिव एलिमेंट को आप डिफाइन करिए तो क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे all those elements which transfer power or energy to the network is called एक्टिव एलिमेंट। जो भी किसी भी नेटवर्क को या इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर या एनर्जी ट्रांसफर करेगा हम उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट किसे बोलेंगे? तो सिमिलरली लिखेंगे ऑल दोज एलिमेंट्स which either store or dissipate energy in the form of heat is called passive element। अब जैसे ही एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट आपके दिमाग में फिट हो गए तो आपको तुरंत एक मन में ख्याल आएगा, क्या सर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को तो डिफाइन ही नहीं किए। इसी कारण मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के पहले एक और आपको कंसेप्ट मैं देना चाहता हूं, वह है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्वेश्चन में बहुत कम आपको यूज करना मिलेगा। 11th 12th पे और 10th लेवल पे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बार बार मिलेंगी, लेकिन हमको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
उसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्चुअली में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होगा तो हम इसी पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे वायर से, और इन्हीं के कनेक्शन से जो हमें सर्किट मिल के बनता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। लेकिन उसमें यह कंडीशन क्या होना जरूरी है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट फ्लो हो ही, और यह भी संभावना है कि अगर बनाया और उस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक नेटवर्क और सर्किट को हम लोग अलग अलग डिफाइन कर पाते हैं। अगर किसी सर्किट को हम इस तरीके से डिजाइन किए कि उसमें करंट फ्लो कराने पे करंट फ्लो कर जाती है, तब हम उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर हम लोगों ने इस एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोल सकते। क्या सर ऐसा भी होगा कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया उसमें करंट दिया और करंट फ्लो करने लगा, तो क्या हम उसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे ही नहीं? तो हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई भी आप सर्किट बनाइए और उसमें से करंट फ्लो करे या ना करे, दोनों सिचुएशन में हम उस सर्किट को इलेक्ट्रिक नेटवर्क नाम दे सकते हैं, देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट नाम देते हैं। लेकिन अगर आपने इन एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को लेके और वायर के थ्रू उनको कनेक्ट किया और करंट फ्लो कराने पे करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, तब आप उसको कभी भी नाम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं दीजिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ कि उसमें क्लोज पाथ बनेगा ही और करंट देंगे तो फ्लो करेगा ही। इलेक्ट्रिक नेटवर्क का मतलब हुआ कि क्लोज पाथ बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, करंट फ्लो हो तो भी ठीक, नहीं फ्लो हो तो भी ठीक। हर सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क नाम दे सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलने के पहले हमें यह कंफर्म होना जरूरी हो जाता है कि करंट उसमें 100% फ्लो करेगा ही। इसी बेसिस पे हम लोग दो डिफिनीशन आपके सामने रखे हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क का और इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या कंडीशन है कि आप एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को कनेक्ट करिए, ऐसे कनेक्ट करिए कि उससे करंट फ्लो करे। तो हमने लिखा है इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स विच फॉर्म अ क्लोज पाथ। ये एकदम जरूरी है, ऐसे कनेक्ट करिए कि क्लोज पाथ बने फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब होता ही है कि अब जो हमारे सामने पूरा नेटवर्क दिया हुआ है उस नेटवर्क से करंट फ्लो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं तो इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम इसको केवल डिफाइन करते हैं बहुत इजी टर्म से कि इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट। और सर्किट एलिमेंट को ही हम लोग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो सर्किट एलिमेंट बोलिए या कंपोनेंट्स बोलिए, बात सेम है। ये केवल एक्टिव और पैसिव एलिमेंट और वायर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक नेटवर्क होता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि करंट फ्लो होगा ही। इसीलिए हमने लिखा है इट मे और मे नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। अगर क्लोज पाथ नहीं बनाया तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज पाथ बनाया तो करंट फ्लो होगा। मतलब इसमें दोनों संभावनाएं हैं। तो हम यहाँ से ये इस बात को भी आपके सामने रखे हैं कि फ्रॉम अ नेटवर्क करंट मे और मे नॉट फ्लो। करंट फ्लो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अपना जनरल टर्म होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने के पहले आप इस बात को समझ लीजिए, क्या इलेक्ट्रिक नेटवर्क ये जनरल टर्म होता है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए
हमने नोट पॉइंट में आपको लिख के दिया है कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क। जो भी आपका सर्किट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको आप नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन बट नॉट एवरी नेटवर्क इज अ सर्किट। लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने कंडीशन इंप्लाई कर दिया है कि भैया अगर वो इलेक्ट्रिक सर्किट है तो करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, करंट फ्लो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैंने पूरी टर्म जो आपके बोर्ड पे है एक एक एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो दोबारा आप इसे देखिएगा, अभी नोट करिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप सामने देखिए। हमारे पास एक ये पूरा इंटरकनेक्शन है रेजिस्टेंस और वायर का। तो हम इस इंटरकनेक्शन को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे या नेटवर्क? तो पहली बात कि सर कोई भी सर्किट हो उसे नेटवर्क तो हम बोलते ही हैं, तो इसे नेटवर्क बोलेंगे। क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट है? तो क्या आप बताइए ये क्लोज पाथ बना रहा है? तो हम देख रहे हैं सभी जगह पे क्लोज पाथ है। तो अगर करंट देंगे इस सर्किट में तो 100% फ्लो करेगा। तो हम इस इंटरकनेक्शन ऑफ वायर और एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलेंगे, नेटवर्क भी बोलेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, एक रजिस्टर है, ये दूसरा है, तीसरा है, आप जितना मन करे ले लीजिए, और हमने इसमें एक एक्टिव एलिमेंट बैटरी को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को वायर के बीच में और बैटरी के बीच में हमने एक स्विचिंग कंडीशन लगा दी और अभी ओपन कंडीशन में रखे हैं। तो बताइए इस इंटरकनेक्शन को क्या हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नाम देंगे? तो हम बोलेंगे नहीं, इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम ओपन रखे हैं तो कभी भी इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम इसे क्या नाम दें? नेटवर्क। जब ओपन कंडीशन में है तो हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। लेकिन जैसे ही आप इसे क्लोज कर दिए तब आप इसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलो या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलो, दोनों बात सही है। अब क्लियर हो गया होगा। अब आइए इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में भी बहुत सारे टर्म होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। हम उन सारे टर्म को एक एक करके आपको समझाते हैं। जैसे कि ब्रांच, कोई बोलेगा कि ब्रांच किसे कहते हैं? तो देखिए ए टू बी एक हमने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज किया है, तो हम इस पूरे सर्किट में ए बी को एक ब्रांच मानेंगे, वैसे ही बी सी को एक ब्रांच मानेंगे, सी डी को एक ब्रांच मानेंगे। अब देखिए हमने एक यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट बैटरी को भी कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया है। तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि किसी भी ब्रांच में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम रखते हैं। एक भी होगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। ठीक है, डीई ये भी आपका एक ब्रांच हुआ, ईएफ ये भी एक ब्रांच हुआ, एफसी ये भी एक ब्रांच हुआ और एफए ये भी एक ब्रांच हुआ। तो हमने ब्रांच को कैसे डिफाइन किया है? अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच कनेक्ट द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क। देखिए इधर से ये नेटवर्क जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये नेटवर्क जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ए बी जो ब्रांच है वो ए और बी पॉइंट पे पूरे सर्किट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, विथ वन अनदर। डेफिनेशन क्लियर हुआ? आगे, अ ब्रांच में कंसिस्ट मोर देन वन एलिमेंट, ऑलरेडी हमने आपको समझा रखा है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इस दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में बताइए कितने ब्रांच हैं, तो हम बोलेंगे अपना एक ए बी ये भी एक ब्रांच है, बी सी दूसरा ब्रांच है, सी डी डी ई और ई एफ और एफ ए और भी है क्या, एफ सी। इन सबको हम क्या बोलेंगे? आप यहां पे लिख लीजिए कि ये सब क्या है? ब्रांच है सर्किट का। आगे एक पॉइंट होता है
जंक्शन। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट कब बोलते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर वह पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेज आके ज्वाइंट होती है, जैसे पॉइंट सी पे देखिए, तो एक ब्रांच इधर से आ रहा है, एक दूसरा इधर से जा रहा है और तीसरा इधर से आ रहा है, और ये तीनों पॉइंट सी पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट सी को हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। वह पॉइंट जहां पे मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कनेक्ट हो ब्रांचेज, उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक पॉइंट एफ है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, तो मिनिमम 3 ब्रांच चाहिए और 3 ब्रांच है, तो हम पॉइंट एफ और सी को क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो हम कैसे जंक्शन पॉइंट को डिफाइन करें? अ पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट टुगेदर। कंडीशन है मिनिमम कितना होना चाहिए? 3, और 3 से ज्यादा होंगे तो और भी अच्छा है। उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट का नाम देते हैं, जिस पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेज ज्वाइंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे जो हमने इस सर्किट को बनाया है, तो आप बोलोगे पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी, ये क्या है? जंक्शन पॉइंट। तो बाकी जो बच जाते हैं ए, बी, डी, ई, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो जंक्शन पॉइंट होता है वह नोड भी कहलाता है। हम जंक्शन पॉइंट को नोड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोड को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 2 पाथ बोलिए, 1, 2 पाथ चाहिए, या 2 कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट किसी पॉइंट से जुड़े रहने चाहिए, और 2 से ज्यादा जुड़ गए तो भी ठीक है, मिनिमम कंडीशन 2 की है। तो नोड किसे बोलते हैं? अ पॉइंट एट विच 2 और 2 से ज्यादा हो गए, मोर देन 2 एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड नोड। तो देखिए हमारा जो पॉइंट ए है, यहाँ पे 2 का इधर से और इधर से ज्वाइंट है, बी है 1, 2, सी पे तो 1, 2 और 3 है, तो ये और अच्छा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट इसमें दिख रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे के सारे नोड कहलाएंगे। तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे कि जो अपना पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये सब के सब क्या है? नोड है। इसीलिए मैंने नोड पॉइंट में भी लिखा है द जंक्शन पॉइंट्स आर आल्सो द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। क्लियर हुआ? नोड के लिए क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट किसी पॉइंट से जुड़ा रहना चाहिए। जंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? जहां पे 3 मिनिमम 3 ब्रांचेज आके जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। 3 से ज्यादा होगा तो ठीक है, वो जंक्शन है, लेकिन मिनिमम कंडीशन किस पे है? 3 पे। और नोड के लिए क्या है? मिनिमम कंडीशन 2 पे। क्लियर है? आगे आइए। अब बहुत हम लोग ज्यादा इस वर्ड को यूज करते हैं लूप, क्योंकि हमें अलग से इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 लॉ पढ़ने हैं किरचॉफ्स के, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। उसमें एक लॉ का नाम भी है लूप लॉ, और उसको सॉल्व करते हैं लूपिंग मेथड से। तो पहले लूप को समझना जरूरी है। लूप किसे कहते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एक पॉइंट से आप स्टार्ट हुई और घूम के उसी पॉइंट पे चले आइए, तो जो ये क्लोज पाथ बनता है, इसी क्लोज पाथ को हम लोग बोलते हैं लूप। तो हम बोल सकते हैं एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। किसी भी नेटवर्क में एक पॉइंट से चलिए, घूमते घूमते उसी पॉइंट पे पहुंच जाइए, तो जो यह क्लोज पाथ बना उसे हम लोग लूप का नाम दे देंगे। एग्जाम्पल अगर इसमें देखना है, जो सामने अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो हम बोल सकते हैं ए से चलिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ ए। एक ये लूप हो गया पूरा, एकदम ए से चले, बाहर बाहर घूमते हुए चले गए। दूसरा क्या पॉसिबल है? ए बी सी एफ ए। दूसरा लिख सकते हैं ए बी सी एफ ए। और पॉसिबल है
और पॉसिबल है क्या? एफ से चलिए, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, ये तीनों क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोलेंगे। तो फिर एक आप वर्ड देखिएगा, मेश। सर मेश क्या कहलाता है? तो जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होता है, जिसको फिर से हम लोग क्लोज पाथ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, हमने लिया था ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये पूरा पूरा बाहर बाहर अगर घूमेंगे तो इस लूप को हम दो पार्ट एफ सी डी ई और ए बी सी एफ में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो हम कभी भी ये जो ए बी सी डी ई एफ ए है, इसको हम लोग मेश नहीं बोलेंगे। मेश का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज लूप। तो देखिए ए बी सी एफ ए, ये सबसे छोटा क्लोज लूप है और इसमें फिर से कोई भी लूपिंग संभव नहीं है। वैसे ही एफ सी डी ई, ये भी एक क्लोज पाथ है जिसको फिर से किसी लूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, छोटा है। तो इसको हम लोग नाम देंगे मेश। तो क्या बोलते हैं? अ मेश ऑफ अ सर्किट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्लोज लूप। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्लोज लूप है उसको हम लोग बोलेंगे मेश इन अ सर्किट दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप इनसाइड इट। जो कोई दूसरा लूप फिर उसके अंदर पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल अगर लोगे तो क्या बोलेंगे? ए बी सी एफ, इसे हम लोग बोलेंगे मेश। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? एफ सी डी ई, एफ सी डी ई। तो लूप और मेश के एनालिसिस से हम यह बात इजीली बोल सकते हैं कि जितने भी अपना मेश होगा उसको हम लूप बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा लूप होगा उसको हम मेश नहीं बोल सकते। हमें देखना पड़ेगा कि वह स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है। अगर है तो मेश है, अगर स्मॉलेस्ट क्लोज लूप नहीं है तो उसे हम मेश नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे? एवरी लूप इज नॉट अ मेश बट every mesh is a loop। क्लियर है? और आपको यह कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसे मेमोराइज रखिएगा।